हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल और आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। जी हाँ, चलिए हमारी कुछ सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ क्लास 9-10 के एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं और हमारी लुसेंट की सीरीज जो कुछ महीनों से रुकी हुई थी, आज हम वापस उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ महीने से नहीं, मतलब कुछ दिनों से रुकी हुई थी। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास खत्म करी थी वो लुसेंट की वो करी थी, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। हिस्ट्री में खत्म करी थी अपन मॉडर्न इंडिया, मतलब स्टार्ट कर चुके थे। मॉडर्न इंडिया का पहला भाग हम कर चुके थे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी इंडिया के अंदर। अब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से भारत के मार्केट को बर्बाद किया, या हमारा जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उसको किस प्रकार से उन्होंने बर्बाद किया। ये इस कहानी में, ये हम आज की वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो या किसी भी कंपटीशन का किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती हो, वहां ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये लुसेंट की सीरीज है, लुसेंट पता ही आपको, हाँ क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। चलो समझते हैं। हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब क्या हुआ। अब देखो, भारत में पूरी तरह से अब ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ कब की, 1757 के बाद, यानी प्लासी का बैटल हुआ, फिर बक्सर का बैटल हुआ, तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को क्या कर लिया, स्थापित। कहीं ना कहीं पहले तो वो क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। तो यहाँ पर जो कहानी रहेगी पूरी ट्रेड के पर्पज से रहेगी, व्यापार करने आए थे। उनका पहला उद्देश्य क्या था, व्यापार। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेयर क्यों किया सर, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा व्यापार बिना किसी दिक्कत के चले, बिना किसी प्रॉब्लम के चले। ठीक है, चलो उन्होंने क्या क्या किया, तो हम इसको तीन फेजेस में कंप्लीट करेंगे। पहला है मर्चेंटाइल फेज, दूसरा इंडस्ट्रियल फेज, तीसरा है फाइनेंशियल फेज। ठीक है, हम तीन स्टेजेस में, तीन चरण में इसको देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फेज समझते हैं, मर्चेंटाइल फेज क्या है, सुनो। ये फेज कब से कब तक, 1757 से लेकर 1813 तक, मतलब प्लासी का बैटल हो चुका है। कुछ क्षेत्र पर, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार आ चुका है, अंग्रेजों का। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करेंगे। अब देखो, प्लासी के बैटल पे के बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर किसके हाथों में आ रही है, ब्रिटिश के हाथों में आ रही है। और बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था उस समय व्यापार के लिए। तो वो कह रहे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करा, किसके लिए, मोनोपोली के लिए। मतलब अब ये ऐसा ट्रेड करना चाहते हैं जिसपे क्या होंगी, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। मतलब ये कि अब ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। दूसरा ये, इन्होंने गुड्स की प्राइस बढ़ा दी। गुड्स की प्राइस यानी जो माल वगैरह आते थे उसकी इन्होंने प्राइस बढ़ा दी। कैसे, समझो। क्या होता था, अब इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट है, थोड़ा सा यहाँ पर सामान क्या मिल रहा है, सस्ता। और ये बात हजम किसको नहीं हो रही, अंग्रेजों को। तो उन्होंने गुड्स के प्राइस बढ़ाना उस एरिया में स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से हो सकता है इंडिया का मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाए। अब जो भी रेवेन्यू कमा रहे हो, कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, तो अब कहीं ना कहीं क्या आएगा, बंगाल वाले एरिया में उनके पास रेवेन्यू आएगा, राजस्व आएगा। उस राजस्व का प्रयोग कहीं ना कहीं तो करेंगे वो। तो उन्होंने इस राजस्व का प्रयोग करा इंग्लैंड को सामान फाइनेंस करने के लिए। मतलब सुनो, समझो, इंग्लैंड में जो भी सामान भेजेंगे उसका खर्चा कहां से लेंगे, भारत के तिजोरी से। सस्ता सामान मतलब कौन कौन सामान, अरे सुनो, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया, एक्सपोर्ट का करा इंग्लैंड में, तो सामान का खर्चा कौन कहाँ से उठाएंगे, भारत से। ठीक है, वो समझो। ये पहला फेज कंप्लीट हो गया। अभी इस फेज में समझ में आया कि वही मोनोपोली हो रही पूरी तरह से किसकी, ट्रेड की। वही मोनोपोली किसके हाथों में जा रही है, अंग्रेजों के हाथों में जा रही है। अब आता है 1813 से लेकर 1858 का फेज, जिसे हम इंडस्ट्रियल फेज। अब इसमें तो भाई साहब जब मोनोपोली आई तो मार्केट का क्या होगा, एक्सप्लोइटेशन, भारत का कि अंग्रेजों का, भारत का। अब किसका दबदबा बनता जा रहा है, अंग्रेजों का मार्केट का दबदबा बन रहा है। और भारत का जो मार्केट है वो धीरे से क्या हो रहा है,
तेजी से डाउन, धीरे से नहीं, तेजी से डाउन हो रहा है। अब तेजी से उनका मार्केट डाउन हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? अंग्रेजों को। समझो, अब 1813 का अधिनियम लाते हैं, 1813 का अधिनियम लाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई साहब अब ट्रेड क्या होगा? वन में होगा। मतलब सर, मतलब समझो, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट नहीं होगा। समझ में आया? समझो, यदि इंग्लैंड वाले इंडिया का सामान को इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंडियन का बोल रहा हूँ मैं, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, और इंग्लैंड वाले अपना सामान भेजना चाहते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक और को समझा रहे, तो मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरा, ये मैंने बनाया तो इंडियन कंपनी का हुआ। अब ये मार्कर मुझे पहुंचाना है इंग्लैंड में, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उनका यहाँ क्या होगा? इंपोर्ट, और मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट। तो वो लोग, उन लोगों ने क्या करा? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे क्या होगा? ये मार्कर जहां इंडिया में 20 का है, वहां पर 100 रुपए का बिकेगा। हुआ कि नहीं हुआ? वो समझो, इन्होंने मशीनें बुलवाई। अब मशीनें बुलवाई, वो भी सस्ते रेट में, मतलब इंडिया में इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया। इंडिया वाला इंपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया, आयात, निर्यात, आयात, आयात जो कर होता है उसको कम कर दिया, जिससे भारत में क्या है कि मशीनें आ गई। अब भारत में मशीनें आएंगी तो मशीन से क्या बनेंगे? नए नए सामान बनेंगे, फिनिश गुड्स बनेंगे, अच्छा सामान बनेगा, माल बनेगा। तो इंडिया से हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, जो हाथों से सामान बनाते हैं, उनका मार्केट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा समझो, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ से कच्चा माल पहुंचाए इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से अच्छा सामान बन के आया है इंडिया में। मतलब जैसे यहाँ से बाहर से लोहा गया और वहां से क्या बन के आया? पिलर वगैरह कुछ भी बन के आ गया, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी बता चुका मैं आपको। जैसे मान लो इंडिया का सामान पहुंचाना इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड वालों ने क्या लगा दी? उसके ऊपर अच्छे खासे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, अब आखिरी फेज बचता है फाइनेंशियल फेज। ये कब कब की कहानी? 1860 के बाद। अब देखो क्या हो रहा है, अब इंडिया के मार्केट से मोनोपोली कम हो रही है, किसकी? ब्रिटिशर्स की। क्यों? 1833 का अधिनियम लाते हैं, चाय और चाइना के साथ अलावा सबके सारे मोनोपोली खत्म कर देते हैं। फिर 1853 का अधिनियम लाते हैं। अब अंग्रेज बोल रहा हूँ, इंग्लैंड से दूसरी कंपनी भी आना चाहती है भारत में, व्यापार करना चाहती है, तो वो सब देखते हुए इन लोगों ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, अपन सब मोनोपोली खत्म कर देते हैं। अब सारी कंपनी भारत को निचोड़ने आ गई है। सोने की चिड़िया है उस थी अपन, मतलब अपन थे उस समय। ये तो कुछ राजाओं की गलती, कुछ बेवकूफ़ी हुई उनसे, जिसकी वजह से अंग्रेजों का दबदबा हमारे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली हमारे ऊपर आ गया। ठीक है, पॉलिटिकली एक बात ठीक है, यदि फाइनेंशियली उनका दबदबा नहीं रहता तो हम आज भी सोने की चिड़िया होते। हाँ, सोने की चिड़िया ले गए, मतलब ऐसा नहीं कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठी उसको उठा के ले गए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश ने पूरा इंडिया मार्केट ना भैया बैठ गए, जमकर बैठ चुके हैं, अब उनके आसपास कोई भी नहीं है। देखो हुआ क्या था, फ्रांस यूरोप उधर लड़ाई चल रही है, बढ़िया, फ्रांस अब उनको व्यापार करना भाई, यूरोप कंट्रीज को भी, उधर से भी भैया व्यापार करने नहीं दे रहे, तो वो कहाँ जाए? वो गए भैया विक्टोरिया रानी, सॉरी, वहाँ की महारानी के बाद उन्होंने बोला भाई जाओ तुम भी कर लो ट्रेड, ये भी इंडिया में आ गए, सब इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में आया तो इंडिया का मार्केट किसका दबदबा बनता जा रहा? ब्रिटिशर्स का। फिर उन्होंने बोला कि यार व्यापार को बढ़ाना चाहिए। अब व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, टेक्नोलॉजी, सामान को पहुंचाने के लिए चाहिए क्या? रेलवे। तो ये रेलवे मुंबई से ठाणे 1853 में। दूसरा, इन्होंने पोस्ट ट्रेड लिया संदेशे के लिए। रेवेन्यू आ रहा, पैसा आ रहा, तो पैसे को कहीं ना कहीं लेन देन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम लेगा, अवध कमर्शियल बैंक खोली गई 1881 में। फिर उसके बाद हाँ, ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगे? इन्वेस्टमेंट करने लगे। उनको भैया बे मतलब होता ना बिल्कुल बेशर्मी वाले, ये वो लोग थे, बिल्कुल बेशर्म टाइप के लोग। और सुनो, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन पैसा कमा रहे हैं कहाँ से? पब्लिक से। और पब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक के पैसा आ रहा है, मतलब पब्लिक की तिजोरी खाली कर रहे हैं, तो पब्लिक का क्या हो रहा है? डेप्ट बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कुछ इंडस्ट्री लगे, लेकिन कहीं ना कहीं रूल कौन चला रहा था यहाँ पर? ब्रिटिशर्स। तो टिस्को करके इंडस्ट्री भी इन्होंने लगाई है,
टाटा एंड स्टील कंपनी का रखे, ठीक है। अब आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये खत्म हो गया पूरा ना। तो हमने क्या समझा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश का आर्थिक प्रभाव क्या रहा। हमने तीन फेजेस में देखा। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल पावर का यूज करके मार्केट में मोनोपोली जमाना स्टार्ट करी, ठीक है। और फिर बाद में इंडस्ट्रियल फेस आया, जब उनकी मोनोपोली जम गई तब मार्केट का एक्सप्लॉइटेशन करा, इंडियन मार्केट। अब जो रॉ मटेरियल था उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके इंडिया में लाने लग गए, इससे इंडिया में सामान और महंगा बिकने लग गया, ठीक है। फाइनेंशियल फेस में हमने देखा कि मार्केट पूरी तरह से किसके हाथों में आ चुका है, अंग्रेजों के हाथों में आ चुका है। सर इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव अपन देखा नहीं क्या, चलो इसका प्रभाव भी यहाँ देखते हैं, एक मिनट देख लेते, बुक में लिखा होगा प्रभाव। हाँ ये लूसेंट की किताब है ना, इसमें आप देख सकते हो चाहो तो। चलो नहीं लिखा इसमें प्रभाव है ना, डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ समझाया। चलो अब हम समझते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये समझो ये वाला कॉन्सेप्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ, चलो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये मान लो मेरा ये स्टूडियो है, यहाँ से मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ, मान लो। अब ये कमाई कोई और ले जाए और वो वहां से कमाई करे, ये कमाई कोई और ले जाए और वहां से आके कमाई करे। क्या समझो, दो नदी है, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने, कि ये क्या करते हैं, थेम्स नदी जो लंदन में फ्लो करती है और हमारी गंगा नदी, तो गंगा नदी का पानी फॉर्म में सबमिट करके फॉर्म में कलेक्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं, थॉम्स नदी में छोड़ रहे हैं। फॉर्म होता है ना, फॉर्म समझते हो, गद्दा वद्दा जो जिसपे यूज होने लग गया आजकल, वही। हाँ मतलब फॉर्म में पानी में डुबाया, फॉर्म में इकट्ठा करा, उसको निचोड़ के गंगा नदी में डाल दिया। तो ये होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का पैसा इंग्लैंड में भी ले जा रहा है, वो भारत को कोई फायदा नहीं दे रहा है। ये होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब हुआ क्या, एक दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक किताब आर.सी. दत्त ने लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या किया, समर्थन। क्या किया इन्होंने, समर्थन किया, ठीक है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ में कुछ बातें कही कि भैया इस तरह से हमारा भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कैसे, सबसे पहले क्या हो रहा है, मार्केट में जो भी जैसे कहाँ गया अपना, पहले लिखा इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, चलो ठीक है। एक्सट्रैक्शन बाय कंपनी सर्वेंट फॉर्च्यून फॉर रूलर जमींदार मर्चेंट कॉमन मैन एंड सेंडिंग देम होम। एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सीधे सीधा अत्याचार हो रहा है किसके ऊपर, ये अपने बाय मतलब कौन कर रहा है, ये कंपनी के सर्वेंट कर रहे हैं। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा अलग अलग जगह से आता है, तो सीधे सीधा हो रहा है। दूसरा समझो, परचेजिंग गुड्स ऑफ आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग दम। अभी लोग क्या करते हैं, मतलब बंगाल से जो भी कमाई हो रही है, यहाँ लिखा हुआ देखो, बंगाल से जो भी कमाई हो रही है या बंगाल से जो भी रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से माल खरीदते हैं और उसी रेवेन्यू से माल को इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर, इंग्लैंड। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरा ट्रेड कैसा है, ड्यूटी फ्री टैक्स ट्रेड, मतलब ट्रेड कर रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा। यदि कोई पैसा लगता है तो उसकी सब्सिडी मिल रही, और सब्सिडी भी कहाँ से ले रहे हैं, भारत की तिजोरी से। अब जो भी फ्री ट्रेड में जो भी नुकसान होता है वो उसकी सब्सिडी ले रहे हैं, और सब्सिडी भी कहाँ से लेते हैं, इंडियन ट्रेजरी से, ठीक है। दूसरा भैया, जितने भी रेमिटेंस, जितने भी सैलरी वगैरह आती है जो देना पड़ती है अंग्रेजों को, वो भी सैलरी कहाँ से दी जा रही है, भारत की तिजोरी से। मतलब आप देख सकते हो भारत में कितना पैसा होगा, पूरा इंग्लैंड को खिला रहे हैं अपन, खिले रहे हो तो लगभग। चलो, और उसके बाद हेफ्टी इंटरेस्ट, एक मोटा मोटा इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक मतलब मोटा इंटरेस्ट कैसे, अंग्रेजों वाला एक काम करो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करो, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, जितना इंटरेस्ट लगता है हम देंगे। अब उनका तो पैसा ही नहीं, ये पैसा किसका, भारत का, तो वो ऑब्वियसली देंगे, वो तो है ना, उधार उधार देंगे या ज़्यादा इंटरेस्ट पे उधार लेंगे। कोई पैसा कहाँ से लेना है, भारत की तिजोरी से। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा,
सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा बताओ तुम्हें? सीधी सीधी बात है, इंडिया का मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, या फिर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके हाथों में आ जाएगी? भारत के, सॉरी, अंग्रेजों के हाथों में। वो अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी और भारत की ग्रोथ कम होगी। दूसरा, अब फाइनेंस कैपिटल भैया बढ़ता जा रहा है ब्रिटेन के अंदर। क्यों? पैसा, मतलब भारत का लिया हुआ पैसा कहाँ लगा रहे हैं लोग? ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर। अब पूरा पैसा वहां पर लग रहा है, तो मतलब भारत का पैसा क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऐसे कम हो रहा है, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। अपन लोग तो इसमें उलझे हुए थे, एक राजा दूसरा राजा मारने में लगा है ना? अभी पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, है ना? हम तो डिस्क्रिमिनेशन करने में लगे हैं, वही हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, वो ये साइड से अपन इधर लड़ाई कर रहे हैं, उधर साइड से ले जा रहा है पैसा, ऐसा हो रहा था। समझो, कंपटीशन में एकदम जीरो, जीरो कंपटीशन कोई है ही नहीं भैया मार्केट में। इनके अलावा कौन था बताओ मुझे? पूरा मार्केट किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में। कोई कंपटीशन नहीं, कोई डर ही नहीं है। उसके बाद प्लांटेशन देखो, माइंस देखो, जूट देखो, मिल देखो, बैगी देखो, शिपिंग देखो, सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? अब ब्रिटिशर्स। मतलब भारत को सोने की चिड़िया इन्होंने तांबे की चिड़िया नहीं, मतलब खत्म ही कर दी, वो तो प्लास्टिक की चिड़िया बना दी। क्योंकि सारा का सारा रेवेन्यू कौन ले गया? ब्रिटिशर्स। जितनी भी सैलरी थी सारा कहाँ से दे रहे? मतलब अपनी भारत की तिजोरी से। अपना खुद के एरिया में डेवलपमेंट कहाँ से कर रहा है? भारत के पैसे से। मतलब इंग्लैंड अपना है ये मान के चलो, क्योंकि अपना पैसा पूरा कहाँ पे लगा हुआ? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, समझ सकते हो फिर? ठीक है, तो ये था पूरा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमी के लिए हमें, मतलब भारत में इम्पेक्ट किया, है ना? या किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को बर्बाद किया। ये थी पूरी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो, ये पर वीडियो समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आते हैं और किस प्रकार से एग्रीकल्चर बर्बाद करते हैं। उसके बाद नए नए क्या होते हैं? रिवोल्ट होते हैं, और फिर कहानी स्टार्ट हो जाएगी भारत के आज़ादी की। अब वीडियो थोड़ी सी रेगुलर आएगी, है ना? अभी क्या हुआ, सारे सब्जेक्ट मेरे हाथ में है ना। उसके बाद क्लास 9 की 10th की एनसीईआरटी, लूसेंट में पॉलिटी होगी, आपकी हिस्ट्री होगी, ये सब कंटिन्यू चल रहा है। अभी पॉलिटी में हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में शायद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर पढ़ना है, मैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।